हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। आप सबको जैसा कि आइडिया है कि हम लोग अभी तक एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, एनसीईआरटी का क्विक रिवीजन कर रहे थे। तो हम लोग एनसीईआरटी कर रहे हैं 6th क्लास की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री के। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक जो जितना भी इस पे काम हुआ है वो आप सबको पसंद आया होगा और वो दिख भी रहा है, आप लोगों को पसंद आ रहा है। थैंक यू गाइज। सो आज हम अपने उसी काम को आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग 7th चैप्टर से पढ़ना शुरू करेंगे 6th क्लास की जो एनसीईआरटी है हमारी, और कोशिश करेंगे कि 12 चैप्टर हैं, आज इसको ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है। तो और आज मेरे पास आप लोगों के लिए एक और सरप्राइज़ है कि अभी अरुणाचल प्रदेश में एक टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था जिसमें एसएसटी के भी 2 पेपर हुए हैं, जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी है। तो आज हम हिस्ट्री का पेपर हमें मिला है, उसका एक एनालिसिस आप लोगों को लेके आ रहे होंगे, तो आप उसके लिए भी जुड़ना ना भूलिएगा। ठीक है। सो दोस्त, आइए कंटेंट पे चलते हैं। ठीक है। अगर हम 7th चैप्टर की बात करते हैं तो इसमें कहानी शुरू होती है एक लड़की की स्कूल ट्रिप से। ठीक है। जो वाराणसी से पुणे से वाराणसी जा रही होती हैं, तो वो बुद्धा के लाइफ स्टोरी के बारे में उनके दिमाग में बहुत सारी क्यूरियोसिटी आती है। तो ये एक रिकैप कराने के लिए आप लोगों के लिए काफ़ी होगा। ठीक है, कहानी पे आ जाते हैं। द स्टोरी ऑफ द बुद्धा की पे बात कर लेते हैं। ठीक है, द स्टोरी ऑफ बुद्धा क्या है। ठीक है। तो अगर जन्म की बात करें तो सिद्धार्थ, जिनको हम आगे चल के बुद्धा कहते हैं, उनका जन्म, ठीक है, उनका जन्म 2500 साल पहले लगभग साक्यागढ़ में हुआ था। हमने आज कल आप लोगों को पढ़ाया कि 2 तरह की सल्तनत थी, एक तो राजा थे और एक गण के तौर पे काम कर रहे थे, जहाँ पे ओलिगार्की काम कर रही थी, ना कि मोनोपोली। ठीक है। तो साक्यागढ़ था। कौन सा गण था ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए, ये फैक्ट, छोटे छोटे फैक्ट हम लोगों की नॉलेज को बिल्ड करके एक बड़ा वो एक बड़ी हायरार्की खड़ा कर देते हैं हमारे माइंड में। ठीक है। तो ये शाक्य जो गण था उसका क्षेत्रीय समाज से आने वाले व्यक्ति हैं, जिनका नाम सिद्धार्थ, आगे चल के गौतम बुद्ध हुआ। ठीक है। अगर इनलाइटनमेंट की बात करें, ठीक है, तो इनलाइटनमेंट होता क्या है वो भी बात कर लेते हैं, और इनको कैसे हासिल हुआ वो भी बात कर लेते हैं। इनलाइटनमेंट की बात अगर बात करते हैं तो ये एक ऐसी स्थिति है इंसान के जीवन में जब वो दुख हो, बुरा हो, अच्छा हो, समाज, नेचर, सारी चीज़ों से ऊपर उठकर एक इनलाइटनमेंट की स्टेटस तक पहुंच जाता है। तो इसी इनलाइटनमेंट को हासिल करने के लिए वो अपने घर से निकलते हैं इन सर्च ऑफ ट्रूथ। ठीक है। और गया के बोध जगह पे, बोध गया में, इनको बिहार के पीपल की ट्री के नीचे इनलाइटनमेंट की प्राप्ति होती है। ठीक है। ये इनकी कहानी है गौतम बुद्ध की। कहाँ पे? बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे। हमको जो यहाँ से फैक्ट को याद रखना है वो ये, बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है। उसके अलावा सारी कहानी तो याद रही जाती है। ठीक है। इनके अकॉर्डिंग अगर इनकी टीचिंग्स की मैं बात कर लूँ, ठीक है, हालांकि हम लोग जब स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ रहे होंगे तो अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अभी ये 6th क्लास की एनसीईआरटी है, तो यहीं से 1-2 वर्ड जो मिल रहे हैं उनको उठा लेते हैं। तो ये कहते हैं कि लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग्स। ठीक है, अनहैप्पीनेस। ठीक है। और ये सफरिंग्स और अनहैप्पीनेस किसकी वजह से होता है? इनके अकॉर्डिंग तन्हा की वजह से होता है, यानी कि अनइक्वेलेबल डिज़ायर्स जो होती हैं, यानी कि जो ऐसी इच्छाएं होती हैं जो आती ही जाती हैं, जिनका कोई बेस नहीं होता, जिनका कोई आधार नहीं होता, जिनका कोई लॉजिकल रीजन नहीं होता, उन सारी इच्छाओं के कारण क्या होता है? सफरिंग्स आती है हमारे जीवन में, अनहैप्पीनेस आती है। ठीक है। तो उन्होंने काइंडनेस को बढ़ावा दिया, रिस्पेक्ट को बढ़ावा दिया। जो जानवर थे, जीव जंतु थे, उनके साथ एक बैलेंस पाथ ऑफ मॉडरेशन की बात की है, यानी कि जीव जंतुओं के साथ एक बैलेंस रास्ते को अपनाने की बात कही है। यानी कि उनका बहुत ज़्यादा ना तो शिकार होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ना तो एक्सप्लोटेशन होना चाहिए, जितनी ह्यूमन उसको ज़रूरत है उस हिसाब से एक बैलेंस बना रहना चाहिए, ताकि हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस भी बना रहे और ह्यूमन सोसाइटी भी चलती रहे। तो इसीलिए वो एक बैलेंस की बात करते हैं, और ये आज से 2500 साल पहले वो आप बात कर रहे हैं।
ठीक है, जो आज हम बातें कर रहे हैं इकोलॉजिकल बैलेंस और सारी चीज़ों की, ये 2500 साल पहले गौतम बुद्धा जी कर जा चुके हैं। ठीक है, तो समझिए उनका विजन क्या होगा। लैंग्वेज की बात करते हैं तो वो डायरेक्टली प्रकृति में बात करते थे। मैंने कहा कि सिर्फ एक एक दो दो फैक्ट उठाने हैं आप लोगों को। किस में बात करते थे? प्राकृत में बात करते थे। ठीक है, यही एवरीडे लैंग्वेज थी ऑर्डिनरी पीपल्स की। और आप देखिएगा तो अगर हम देखेंगे बुद्धा या फिर जो बौद्ध धर्म है, उनका इमर्जेंस किसके अगेंस्ट हो रहा है? उनका इमर्जेंस उस हिंदुइज्म के अगेंस्ट हो रहा है जो कि बहुत ज़्यादा रिचुअल से डोमिनेंट था, ब्राह्मणिकल गतिविधियाँ हो रही थी। तो उन्हीं सारी हिंदुइज्म की कुरीतियों, जिनको हिंदी में लिखते हैं हम, उन्हीं कुरीतियों के अगेंस्ट में हम देखते हैं कि बौद्धिज्म और जैनिज्म का इमर्जेंस होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि जब इस तरह की एक्टिविटीज़ से जो एक एलीट धर्म बन गया अभी हिंदुइज्म, उनसे अगर आम लोगों को चुराना है, आम लोगों को डिटैच करना है, तो क्या होगा? आम लोगों की भाषा को चुनना पड़ेगा। तो आम लोग उस वक्त में क्या भाषा बोल रहे थे? कॉमन पीपल्स की भाषा थी उस वक्त में प्राकृत। ठीक है, तो इन्होंने डायरेक्ट अगर किसी चीज़ में भाषण या अपने सरमनाज देने शुरू किए तो वो प्राकृत थे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आ जाते हैं उपनिषद की अगर बात कर लेता है। ठीक है, ठीक है, उपनिषद का मतलब क्या होता है? देखिए, अब उपनिषद की अगर मैं आपको कहानी समझाऊँ, हालांकि आप लोग ज़्यादातर लोग जानते होंगे उपनिषद क्या है। कि जब मैंने बताया कि जैसे हिंदुइज्म संस्कृत में प्रिवेलेंट कर रहा था, तो उस वक्त में संस्कृत समझना हर किसी के बस की बात नहीं थी। शूद्रा और वैश्य समाज और महिला ऑलरेडी इस लीग से बाहर थे। तो इन्होंने क्या किया कि उपनिषद के रूप में हिंदुइज्म को रिवाइव करने के लिए अलग से बुक्स लिखी, जिनको उपनिषद कहा गया, जिनमें आम भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिनको आम लोगों के लिए तैयार किया गया। तो इसका मतलब होता है, उपनिषद का मतलब होता है अप्रोचिंग और सिटिंग नियर, यानी कि किसी को अप्रोच करना आसानी से, किसी के लिए एक्सेसिबल हो जाना और अपने पास बैठाना। तो ये किस को पास बैठाने की बात कर रहे हैं? ये उस तबके की पास बैठाने की बात कर रहे हैं जो अभी तक हमारे हिंदुइज्म में जो कुरीतियाँ थी या इलिटिज्म आ गया था, उसकी वजह से जो समाज पीछे छूट गया था, और जो समाज जातिवाद की और सारी कारणों की वजह से बौद्धिज्म और जैनिज्म की तरफ जा रहा था, उन्हीं को इकट्ठा करने के लिए, ठीक है, उन्हीं को हिंदुइज्म से वापस जोड़ने के लिए लिखे गए उपनिषद। और उपनिषद का क्या मतलब था? उपनिषद का मतलब था आसानी से उपलब्ध हो जाना या पास में बैठा लेना किसी को। ठीक है, तो ये किस तरह के टेक्स्ट थे? अगर इनकी बात करें, उपनिषद की अगर बात करें, तो एक डायलॉग के फॉर्म में थे। किसके बीच में? यानी कि एक, जैसे हम इस एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं ना, कि एक स्टूडेंट है जो कहीं पे जर्नी कर रहा है, उसके मन में कोई क्यूरियोसिटी आई, दैट टीचर इज आंसरिंग हिज क्वेश्चंस एंड ऑल, तो उसी तरह से ये था। ये क्या था? टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो डायलॉग हो रहा है, जो बातचीत हो रही है, स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहा है, टीचर उसका रिप्लाई कर रहा है। तो इस तरह से क्या है कि कॉमन लोगों के मन में जो सवाल आ सकते हैं, ठीक है, उन सवालों के जवाब देने की कहाँ पे कोशिश की गई है? उपनिषद में कोशिश की गई है। तो इसीलिए ये फेमस भी हुए। ठीक है, आगे चल के आप देखिएगा हमारे जो रिवॉल्यूशन मूवमेंट आएंगे, रिवाइवल मूवमेंट्स आएंगे, उन सब में इनका बहुत बड़ा योगदान आपको देखने को मिलता है। अगर इन सब के वक्त की फ़िलासफ़ी की बात कर रहे हैं, ठीक है, फ़िलासफ़ी की बात कर ले तो आत्मा, इंडिविजुअल सोल, आत्मा जो होती है, ठीक है, उसके बारे में क्या कहना है? उन्होंने बताया कि एक इंडिविजुअल जो है, एक इंसान जो है, जो धरती पे जन्म लिया है, वो एक इंडिविजुअल सोल है, वो आत्मा है। और फिर एक ब्रह्मांड है, ठीक है, एक ब्रह्मांड है, ठीक है। ये ब्रह्मांड क्या है? ये अल्टीमेट और यूनिवर्सल सोल है, जिसमें हम सबको जाके मिल जाना है, ठीक है, यानी कि रीचिंग द कंक्लूजन है। ठीक है, क्या है ब्रह्मांड? क्या है? रीचिंग द कंक्लूजन, यानी कि अल्टीमेट सोल है, ठीक है, इसमें से जाके हमको मिल जाना है। ठीक है, ठीक है। अब पार्टिसिपेंट्स की अगर बात कर लेते हैं तो मोस्टली हाई कास्ट मैंस एंड किंग्स थे, ठीक है, और विमेंस भी थी, जैसे गार्गी थी, ठीक है। तो ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है हमारे उस वक्त के ब्राह्मणिज्म की। किस में पार्टिसिपेशन की बात कर रहा है? तो उस वक्त में सिर्फ हाई कास्ट के मैन और किंग ही सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकते थे ब्राह्मणिज्म में, ठीक है, यानी कि हिंदुइज्म में। ठीक है दोस्तों, तो ये समझना होगा हमको, ठीक है। तो वीमेंस भी थी, कुछ नोटेबल्स वीमेंस, जैसे गार्गी आ गई थी,
गार्गी के बारे में आप सब जानते हैं, द मोस्ट एजुकेटेड, द वन हु पार्टिसिपेट्स इन असेंबलीज, है ना, ठीक है। ठीक है, तो ये गार्गी जी जो हैं, जो इनकी शार्प रीडिंग के लिए और रॉयल कोर्ट्स में एंट्री के लिए, मैंने जैसा आप लोगों को बताया, उसके लिए जाना जाता है। अब जैनिज्म पे आ जाता है। जैनिज्म क्या है? जैनिज्म, ठीक है, वर्धमान महावीर जो 24वें तीर्थंकर हुए, ठीक है, उनका एक धर्म माना जाता है। ठीक है, एक तरह से कॉन्टेम्परेरी था किसका? बुद्धिज़्म का। ठीक है, ठीक है। तो ये लिच्छावी ग्रुप है, जो लिच्छावीज ग्रुप है अंडर द वज्जी संघ। ठीक है, तो ये लिच्छावी के राजकुमार थे, जो कि किसके अंडर आता था? वज्जी संघ आप जान रहे हैं, वज्जी कौन सा? जिसकी राजधानी वैशाली में हम आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, और जो कि क्या था? एक गण था। ठीक है, मोनोपोली नहीं थी, एक गण था, यानी ऑलिगार्की यहाँ चलती थी। तो आप देख रहे हैं ये दोनों ही भगवान बुद्ध भी और भगवान जैन भी, ठीक है, महावीर भी, ये दोनों ही संघ से निकल रहे हैं, यानी कि डेमोक्रेटिक सेटअप से निकल रहे हैं। कोई भी मोनार्की से नहीं निकल रहा है, क्योंकि उसके कारण ये है कि मोनार्की के लोगों को सवाल पूछने का इजाज़त ही नहीं होता है। ठीक है, तो उनको सवाल पूछना आता ही नहीं, और इस तरह की चीज़ों को डेवलप करने के लिए सवाल पूछना पहली प्राथमिकता ही होती है। ठीक है, तो आपको क्या रखना है कि वर्धमान महावीर थे जैनिज्म के जो सबसे बड़े तीर्थंकर माने गए। ये 24वें तीर्थंकर थे जैन समाज के। ये कंटेम्परेरी प्रिंस थे किसके? लिच्छावी के। लिच्छावी किसके अंडर में आता था? वज्जी संघ के। तो ये आपको याद रखना है। अब कोर रूल्स की अगर बात कर लेते हैं, ठीक है, तो कोर रूल्स की अगर जैनिज्म की बात करते हैं तो ये बहुत स्ट्रिक्टली अहिंसा के साथ अपने आप को जोड़ते हैं। अहिंसा यानी कि एब्सोल्यूट नॉन वायलेंस। ठीक है, कोई नॉन वायलेंस हो ही नहीं सकता, और यही इसके हमारे समाज में या इंडियन सोसाइटी में उस वक्त की प्रिवलेंट ना होने या डिक्लाइन होने का एक कारण बना। कैसे कारण बना? क्योंकि ये किसानों को खेती करने से रोक रहा है, बोल रहा है कि उसमें भी जीव की हत्या हो रही है। ठीक है, ये इतना एक्सट्रीम कर रहा है कि चल रहा है आदमी तो उसको सामने बोल रहा है कि उसके पैर के नीचे जीव जंतु आ सकता है, पेड़ नहीं काट सकते। तो इसी तरह से व्यापारी वर्ग हो गया, किसान वर्ग हो गया, उसमें अनपॉपुलर हो गया जैनिज्म, और इंडियन सॉइल पे इसके डिक्लाइन का ये कारण बना। आगे चल के आप ये सब पढ़ रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या कहता है कि ये सिंपल लाइफ की बात करता है, जिसमें आप सिर्फ बैक कर सकते हैं। फूड का आपको भिक्षा मांग के फूड इकट्ठा करिए, ठीक है, और पूरी तरह से कैलिब्रेसी आपको फॉलो करनी है। ठीक है, ठीक है, और ऑनेस्टी। ठीक है, ऑनेस्टी। तो ये इसकी 3 वो हैं। फूड के लिए भिक्षा मांगिए, सिंपल जीवन जिए, और प्रैक्टिस करिए, कंप्लीट कैलिब्रेसी करिए। ये है। अब संघा और मोनास्ट्रीज की अगर बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि संघा और मोनास्ट्री बुद्धिज़्म और जैनिज्म दोनों में प्रोपेलेट हुई। ठीक है, संघा की बात करते हैं। ऑर्गेनाइज एसोसिएशन क्रिएटेड फॉर इंडिविजुअल्स। ये एक ऑर्गेनाइज एसोसिएशन होता था जो इंडिविजुअल्स के लिए बनाया जाता है, यानी संघ एक मान लीजिए एक ग्रुप हो गया लोगों का, जहाँ पे लोग अपने धार्मिक विचारों को करते थे, एक साथ रहते थे, और साथ में वहीं से भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, जिस तरह से आज भी कुछ गुरुकुल्स वगैरह चल रहे होते हैं जो बड़े व्यक्तियों के लिए होते हैं। ठीक है, ये ऐसे लोग होते थे जो अपना घर छोड़ के आए होते थे, किस लिए? टू आइडेंटिफाई ट्रू नॉलेज एंड स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। ठीक है, ठीक है, तो ये जो सच्चा ज्ञान है और जो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन है, उसके लिए अपना घर बार सब छोड़ के ये लोग संघ में प्रवेश ले लेते थे। वहीं पे इनका जीवन यापन एक दूसरे के साथ होता था, और सिर्फ भिक्षा मांग के जीवन यापन करते थे, और एक छत के नीचे रहते थे ये लोग। अब संघ के रूल बहुत स्ट्रिक्ट थे भाई। ठीक है, ठीक है, बुद्धिस्ट संघ जो थे उनके रूल्स बहुत वो थे, और इसी को सुत्त पिटिका नाम की एक बुक मिलेगी जिसमें इनके रूल्स और सारी चीज़ों के बारे में चर्चा की गई है, सुत्त पिटिका। ठीक है, ये आप लोग आगे पढ़ रहे होंगे, ये ज़्यादा फैक्चुअल हो जाता है स्टैंडर्ड बुक्स का। ठीक है, यहाँ पे ध्यान मत दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक विनय पिटिका है। विनय पिटिका में क्या होता है? मेंबर्स को भिक्षु कहा गया है, मोंग कहा गया है, भिक्खुनी कहा गया है, महिला उसको नन को। ठीक है, जिनका काम होता था भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करना, और उसके अलावा जो समय बचे उसमें सब में मेडिटेशन करना और टीचिंग करना। मैंने आप लोगों को ऊपर भी बताया ये बात। तो यही ये लोग संघ में कर रहे होते थे। मोनास्ट्रीज में क्या हो रहा होता था? ठीक है, मोनास्ट्रीज क्या है?
इनिशियली जो मॉन्क्स होते थे वो ट्रैवल करते थे कॉन्स्टेंटली, बट समय के साथ में क्या होता था, परमानेंट रॉक कट और जो ईंटा से बनाए हुआ शेल्टर्स बनाए जाने लगे, जिनको विहार कहा जाने लगे। ठीक है, ठीक है। और ये होता क्या था, मैं आपको इसका पूरा लॉजिक बता देता हूँ थोड़े आगे लेवल का। होता क्या था कि ये लोग 3 महीने रेस्ट करते थे, 3 महीने रेस्ट करते थे, बाकी के जो 9 महीने हैं ये लोग घूमते रहते थे और बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की ट्रेडिशंस को लोगों के बीच पहुंचाते रहते थे। तो इससे होता क्या था, आप लोगों को ये बताते हैं कि ये जब रुकते थे, यानी कि जब आराम करते थे 3 महीने बीच में, तो वो मानसून का सीज़न होता था, जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती थी, और उस वक्त में ये 2 काम करते थे। एक तो अपना आराम करते थे, ठीक है, ठीक है, और दूसरा अपने ऊपर काम करते थे। ये लोग अपने ऊपर काम करते थे उस वक्त में, अपनी पढ़ाई लिखाई, ठीक है, ठीक है, उस वक्त में अपनी पढ़ाई लिखाई, उस वक्त में अपने ज्ञान को आगे बढ़ाने का ये लोग काम करते थे। ठीक है, सिस्टम ऑफ आश्रम की बात कर देते हैं, तो आश्रम आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, आप लोग जानते होंगे 4 तरह के आश्रम होते हैं। ठीक है, ये 4 तरह के आश्रम जो है ब्राह्मण्स ने डेवलप किए टू डिवाइड अ मैन्स लाइफ स्टेज इनटू 4 डिस्टिंक्ट फेज। तो इंसान के जीवन को 4 महत्वपूर्ण अर्थपूर्ण स्टेजेस में बांटने के लिए ब्राह्मण समाज ने क्या किया कि पहला जो स्टेज है उसको बताया ब्रह्मचर्य का स्टेज। ठीक है, जिसमें हम सिंपल जीवन जीना है, डेडिकेटेड करना है अपने जीवन को एजुकेशन के लिए, और समय गुजारना है वेदास को पढ़ते हुए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन इस तरह से इस पे बन सकता है कि वेदास को पढ़ना किस स्टेज में आता है। तो वेदास को पढ़ना आप सोच सकते हैं कि हो सकता है जाके आदमी जब बूढ़ा हो गया है तब पढ़ रहा हो, नहीं, ये सबसे फर्स्ट स्टेज जो है ब्रह्मचर्य का, उसी में पढ़ना है। ठीक है, एजुकेशन उसी में करना है, सिंपल जीवन गुजारना है इसी में, ये बुढ़ापे में नहीं करना है जाके। फिर दूसरा स्टेज आता है गृहस्था। गृहस्थ जीवन में क्या था कि आपको शादी करना मैंडेटरी है, अगर आप शादी कर रहे हैं तभी आप गृहस्थ जीवन अपने इस स्टेज 2 में एंटर कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वक्त में, इस स्टेज में आपको एक हाउस होल्डर की तरह जीवन गुजारना होता है। ठीक है, और तीसरा जीवन क्या होता है कि जब गृहस्थ हो गया, ब्रह्मचर्य निभा लिया आपने, अपना घर की जिम्मेवारियाँ निभा ली, अब आप उस दौर में पहुंच गए हैं जब आप अपनी घर से भी अपनी जिम्मेवारी को पूरा कर चुके, तब आपको रिटायर हो जाना है और जाके फॉरेस्ट में मेडिटेशन करते हुए वनप्रस्थ की जीवन शैली गुजारनी है। ठीक है, फिर होता है समन्यासा। ठीक है, समन्यासा क्या होता है, सब कुछ त्याग देना है और एस्थेटिक बन जाना है, सब कुछ त्याग देना है और एक ऐसे बाबा की ज़िंदगी गुजारनी है जो सिर्फ और सिर्फ अब ईश्वर की भक्ति में लीन है, ईश्वर के बताए रास्ते पे चल रहा है, उसको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। तो इस तरह से ये उस वक्त स्टेज की बात करता है जब आप मोक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं, जब आपको इनलाइटनमेंट प्राप्त हो गया है। तो कौन से स्टेज थे 4? ब्रह्मचर्य था, गृहस्थ था, वनप्रस्थ था, समन्यासा था। ठीक है, तो ये 4 थे, ये आपको याद रखना है। और इसके ऐसी चीज़ें रखना है कि आदमी एसेस्टिक कब हो जा रहा है, जब सब कुछ कब त्याग दे रहा था, संन्यासा में। वनप्रस्थ में हालांकि कोई ऐसा वो नहीं है, रिटायर की जीवन है, ये याद रह जाएगा। गृहस्थ में हाउस होल्डर है। ये वेदास का पढ़ जा रहे हैं तो ये देख लेना यार, इस पे कंफ्यूज कर देता है कई बार, है ना, एग्जामिनर। ठीक है, ठीक है, तो अब हम एल्सवियर, जैसे कि हम लोगों की ट्रेडिशन रही है एनसीईआरटी में कि इस वक्त में दूसरी दुनिया में क्या हो रहा था, तो हम ईरान का देखते हैं। यहाँ पे एक समाज उभरा जिसको जोरोस्टर्स कहते हैं। जोरोस्टर्स वॉज एन ईरानियन प्रॉफिट। ठीक है, ये एक ईरान के प्रॉफिट हुए, प्रॉफिट यानी मैसेंजर हुए। ठीक है, जैसे मुस्लिम समाज में होता है। ठीक है, ठीक है, जिनकी टीचिंग्स आर मेटिकुलसली डॉक्यूमेंटेड इन द सेक्रेट। देखिए, इनकी टीचिंग्स सेक्रेट टेक्स्ट कॉल्ड अवस्था। अरे जयंत अवस्था आप सब ने पढ़ा होगा यार। ठीक है, ठीक है, द कोर फिलोसफी ऑफ हिज मैसेज रिवॉल्व्स अराउंड द प्रैक्टिस ऑफ गुड थॉट्स। ठीक है, अच्छे विचार, अच्छे शब्द और अच्छी कर्म। तो क्या अच्छे विचार, अच्छे शब्द और अच्छे कर्म, इन 3 चीज़ों पे बैठता है। और इनका एक टेक्स्ट क्या था, टेक्स्ट था अवस्था। कौन थे प्रॉफिट इनके प्रॉफिट थे जोरोस्टर। ये ईरान में हो रहा था, बस इतना याद रखना। कभी वर्ल्ड हिस्ट्री के जहाँ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहाँ के लिए काम आ जाएगा।
ठीक है, तो हम लोगों की जो ट्रेडिशन है कि हम लोग 5 क्वेश्चन करते हैं जब भी हमारा कोई टॉपिक खत्म होता है, तो ठीक है। द रूल्स ऑफ द बुद्धिस्ट संघ वर रिटन इन विच बुक? तो बुद्धिस्ट जो संघ थे उनके बुक किस में, उनके रूल्स जो हैं किस बुक में लिखे गए हैं, बताइए भाई। ठीक है, ये अभिधम पिटका में लिखे गए हैं। अभिधम पिटक, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। 4 किताबें हैं, उनमें से एक ये है अभिधम पिटक। ठीक है, तो ये याद रखना है भाई आपको, इसको प्रैक्टिस कर लेना, लिख लेना है कहीं पे ना। ठीक है, अभिधम पिटक। ठीक है, फिर उसके बाद में महावीरा वॉज अ प्रिंस ऑफ विच गण? ये तो आपको पता है यार, आप पढ़े हैं इसको। ठीक है, ये सी है इसका, लिच्छावी। लिच्छावी किस कंडर में थे और वज्जी संघ के, वज्जी की कैपिटल क्या थी? वैशाली थी। ये ऐसे कनेक्ट कर करके इसको पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है सवाल है भाई, है ना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है अभिधम पिटक। ठीक है, ओ सॉरी विनय पिटक भाई, इसका मैं बताया भी था ऊपर यार। ठीक है, ठीक, विनय पिटक, अभिधम नहीं होगा, विनय होगा, इसको काट दीजिए भाई। ठीक है, विनय पिटक लिख लीजिए। ऊपर बताया भी था मैं। फिर द टर्म भिक्खू, भिक्खू का लिटरल मतलब बताना है भाई। भिक्खू, भिक्षु क्या होते थे? भिक्खू या भिक्षु क्या होते थे? भिक्षु बैगर होते थे। ठीक है, ठीक, ये तो मतलब कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लैंग्वेज के ज्ञान से पता चल जाता है। उपनिषदिक थिंकर्स फोकस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन, जो उपनिषद वक्त के थिंकर्स थे उन्होंने किस रिलेशनशिप की बात की है, बताइए भाई। आत्मा और ब्राह्मण की, आत्मा और यानी कि इंडिविजुअल सोल और अल्टीमेट सोल की बात की है। किसकी? इंडिविजुअल सोल और अल्टीमेट सोल की बात की है, एंड अल्टीमेट सोल। ठीक है, फिर विच स्टेज ऑफ आश्रम सिस्टम इन्वॉल्व लिविंग इन द फॉरेस्ट एंड मेडिटेटिंग? तो ये किस स्टेज में आपको फॉरेस्ट में जाके रहना होता था और मेडिटेट करना होता था? आपको सबको पता है इसका, ये वानप्रस्थ भाई, ये वानप्रस्थ है। तो इस तरह से हमारा 7th चैप्टर खत्म होता है। अब हम चलते हैं 8th चैप्टर की तरफ, जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं इसको। कितना मिनट लगा इसमें देखते हैं, इसमें 22 मिनट लगा। अब नहीं लगेगा उतना ज़्यादा, चिंता मत करिए आप लोग। ठीक, आ जाते हैं। तो ये बताता है अशोका एम्परर हु गेव्स अप वॉर। अशोका के बारे में बात करेगा, वो एम्परर जिसने वॉर को छोड़ दिया, त्याग कर दिया। ठीक है, सिंबोलिज्म क्या होता है इसको समझना है। रोशन का एक पैसे के बारे में बात हो रही होती है, वो बात कर रहा होता है कि जो इंडियन पैसे पर लायन कार्ड है वो अशोका के स्टोन पिलर ऑफ सारनाथ की बात करता है। ठीक है, तो ये फैक्ट बन गया एक आपका, अशोका का स्टोन पिलर सारनाथ। क्या? स्टोन पिलर ऑफ अशोका इन सारनाथ। ठीक है, ठीक, आ जाओ। एक बड़ी किंगडम को क्या कहते हैं आम भाषा, ये 6th क्लास के बच्चों को समझाने के लिए एक एम्पायर कहते हैं। ठीक है, फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य was the founder of Mauryan Empire around 2300 years ago। तो मौर्यन ईयर्स कब आएगा अगर ऐसे पूछ लिया जाए तो 2300 साल पहले। ठीक है, कौन थे फाउंडर भाई? फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो ये किनके नेतृत्व में इन्होंने किया या किनकी गाइडेंस में किया? तो चाणक्य या कौटिल्य, जिनको विष्णुगुप्त भी हम पढ़ते हैं, स्ट्रेटजिस्ट चाणक्य या कौटिल्य। ठीक है, डायनेस्टी सक्सेशन फॉलोड अ डायरेक्ट लीनेज। ठीक है, डायनेस्टी किसको कहते हैं? जब पिता का बेटा ही राजा बने उसी को डायनेस्टी कहते हैं। जैसे चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक, इसी को डायनेस्टी कहते हैं। ठीक है, समझ गए भाई डायनेस्टी किसको कहते हैं? ठीक, चलिए आगे आ जाइए। ठीक है, तो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात कर लें उस वक्त में तो कुछ इस तरह से था। एक किंग हुआ करता था, राजा, ये सुप्रीम हेड था स्टेट का। ठीक है, ये कमांडर था आर्मी का, ये अल्टीमेट जुडिशरी अथॉरिटी था। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको इस तरह से भी कोरिलेट कर सकते हो कि ये कौटिल्य के
बुक में जो दिया हुआ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो भी यही वकालत करता है, क्योंकि उन्हीं का बनाया हुआ सिस्टम था ज़्यादातर। तो मंत्री परिषद एक हुआ करता था, एक मंत्री परिषद हुआ करता था, इसका काम था एडवाइजरी काउंसिल के तौर पे काम करना। ठीक है, एम्परर जो राजा होता था उनकी जो पॉलिसीज़ होती थी उनमें उनको थोड़ा बहुत गाइड कर देना, वो आखिरी अपनी चॉइस पिक कर लेते थे कि हाँ कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, उसके बाद में प्रोविंशियल लेवल पे थी, देखो सबसे ऊपर मंत्री, सबसे ऊपर राजा, फिर मंत्री, फिर प्रोविंस के लेवल पे कुछ लोग थे। ठीक है, ये इनका जो कुछ प्रोविंसेस की कैपिटल्स यहाँ दी गई हैं, जैसे कि तक्षशिला और उज्जैन, रूल्ड बाय रॉयल प्रिंस कुमारा। ठीक है, जो इनको रूल करते थे उनको क्या कहते थे, वो ज़्यादातर कुमार कहा जाता था। कुमार कौन होते थे, ये रॉयल प्रिंस ही होते थे जिनको ये प्रोविंस दिए होते थे। आप लोगों को पता है अशोका भी एक वक्त में रॉयल प्रिंस के तौर पर काम कर रहे थे और वो तभी वहाँ से चल के आते हैं। ठीक है, की ऑफिशियल्स कौन थे, महामंत्री थे। महामंत्री कौन थे, सीनियर ब्यूरोक्रेट होते थे। ऑफिसर्स ओवरसीइंग एडमिनिस्ट्रेशन, जो जिनका काम था एडमिनिस्ट्रेशन देखना। राजूकाज कौन होते थे, ऑफिशियल्स ट्रस्टेड विद लैंड मेजरमेंट, जो लैंड मेजरमेंट करते थे। लोकल एग्जीक्यूशंस कर रहे होते थे और जुडिशियल ड्यूटीज़ को निभा रहे होते थे। ये इंपॉर्टेंट है यार, देख लेना, इसमें कंफ्यूज कर देता है वो बार बार, है ना, इसको रख लेना लिख के। ग्रामिकाज कौन थे, विलेज हेडमैन होते थे, मैनेजिंग अफेयर्स एट द लोकल कम्युनिटी लेवल। ठीक है, ठीक है भाई। तो राजूकाज कौन होते थे, ये ट्रस्टवर्दी लोग होते थे जो कि ज़मीन की मापी करते थे, लोकल लेवल पर एग्जीक्यूशन कर रहे होते थे, तो जुडिशियल ड्यूटी भी इनके पास कुछ थी। फिर ग्रामिकाज थे जो विलेज हेडमैन थे, जो कम्युनिटी लेवल पे अपनी उनको कर रहे होते थे, सर्विसेज दे रहे होते थे। फिर महामंत्राज कौन थे, महामंत्राज सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होते थे जो कि पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को ओवरसी कर रहे होते थे। ठीक है, आ जाइए अशोका के यूनिक रूल्स की अगर हम बात करें। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए अगर सबसे पहले पूछा लिया जाए तो क्या यूनिक रूल थे उनके। ठीक है, तो अशोका दुनिया का एक पहले रूलर्स में से एक हैं। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री में जिन्होंने डायरेक्टली लोगों से बात करने की कोशिश की। कैसे डायरेक्टली बात की, इंस्क्रिप्शंस की, पॉलिश स्टोन की। अरे यार आज के वक्त में समझो, कोई जब पार्षद, मुखिया जी या फिर कोई सरपंच साहब जो हैं आप लोगों के क्षेत्र में क्या लगाते हैं, जब कोई योजना बनवाते हैं, कोई सड़क बनवाते हैं, तो उस पर एक पिलर लगवाते हैं ना अलग से कि ये जो है सड़क इतने इतने अनुदान से इस मुखिया जी के द्वारा इस नेताजी या इस मंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया, ऐसे बनता है ना। तो इसी तरह से अशोक जी भी, राजा अशोक भी अपनी मैसेज को डायरेक्ट लोगों तक पहुंचा रहे थे, किन के द्वारा, इंस्क्रिप्शंस के द्वारा। ठीक है भाई, लैंग्वेज क्या थी, ये इंपॉर्टेंट है, ये इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। अभी इस पे क्वेश्चंस देख रहा था मैं, ठीक है, कहीं पे तो था। ठीक है, हाँ एचटेट में भी इस पे क्वेश्चन था, पूछा हुआ था कि गंधारा वाला जो रीजन है उसमें किन किन लैंग्वेजेस में इंस्क्रिप्शन छपे। तो ठीक है, पहला बात कर लेते हैं, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक इंस्क्रिप्शंस वर कार्व्ड आउट इन प्राकृत। ठीक है, तो सबसे बड़ी मेजॉरिटी जो थी वो प्राकृत में थी, फिर ब्राह्मी भी थी, और फिर अरमाइक और ग्रीक में भी कुछ इनके मिलते हैं जब हम अफगानिस्तान वाले क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक, अशोका के कलिंगा वार की बात कर लेते हैं। ये एक ऐसा खूनी वॉर था जिसके बाद में, ठीक है, अशोका जी ने जो है वो युद्ध का त्याग कर दिया। ठीक है, तो एक ये कलिंगा जो है आज के कहाँ पे है, कोस्टल उड़ीसा है, मॉडर्न कोस्टल उड़ीसा है। कहाँ पे युद्ध हुआ, किस वक्त में हुआ, 261 BCE में युद्ध हुआ है भाई। ठीक है, ठीक है, तो इस युद्ध में जो खून बहा, उस खून को देख के, उस रक्तचाप को देख के अशोक ने ये निर्णय लिया कि अब वो युद्ध में विक्ट्री की जगह पे धम्म विजय करेंगे, यानी कि धर्म के माध्यम से विजय करेंगे, विक्ट्री थ्रू द राइटियसनेस। ठीक है, ये याद रखना है, धम्म विजय याद रखना है। धम्म विजय इन्होंने कब अपनाया, ठीक है, धम्म विजय इन्होंने अपनाया 261 में, 261 BCE में। ठीक है भाई, ठीक है, व्हाट वाज अशोकास धम्मा। अब ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो धम्म विजय की बात कर रहे हैं, विक्ट्री थ्रू राइटियसनेस से बात कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, चलिए समझा देता है। इसका क्या है, इसका नेचर समझ लेते हैं। इसका नेचर है वर्शिप करना गॉड की, स्पेसिफिक गॉड और परफॉर्मेंस ऑफ एलोबरेट रिलीजियस सेक्रीफाइसेस, वर्शिप करना, उनके लिए सेक्रीफाइसेस देना। ठीक है, और ज़्यादातर जो ये सारी चीज़ें थी वो टीचिंग ऑफ बुद्धा से इंस्पायर्ड थी। ठीक है, जो राजा अशोक
चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे थे वो किससे इंस्पायर थे, वो महात्मा बुद्ध की टीचिंग से इंस्पायर थे। ये इन्होंने अपॉइंट किए, जो इनको आउटरीच करने के लिए, अपने मैसेज को प्रोपगेट करने के लिए इन्होंने धम्म महामत्तास की क्या की नियुक्ति की। किसकी? धम्म महामत्तास की। ठीक है, नियुक्ति करते हैं ये। ठीक है, टू फॉर्म ए प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल एंड सेंट डिप्लोमेटिक मैसेंजर टू डिस्टेंट लैंड्स। जैसे कि इन्होंने सीरिया भी अपने मैसेंजर भेजे, इजिप्ट भी भेजे, ग्रीस भी भेजे और श्रीलंका भी भेजे। श्रीलंका के आप जानते हैं अपने बच्चे को भेज दिया था, अपने दोनों बच्चों को। ठीक है, तो एल्सवियर में क्या चल रहा था? द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की बात कर लेते हैं। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की क्या कहानी है भाई? लगभग 2400 साल पहले बनाई गई है। ठीक है, एम्परर ऑफ चाइना कंस्ट्रक्टेड दिस मैसिव स्टोन फोर्टिफिकेशन स्पेनिंग थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स। लगभग कई थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर में बना, कई हज़ार किलोमीटर्स में बना, टू प्रोटेक्ट द नॉर्दर्न। ठीक है, ये याद रखना है, ये पूछ लेता है क्या, टू नॉर्दर्न एग्रीकल्चर फ्रंटियर्स फ्रॉम कॉन्स्टेंट रेड्स बाय नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट। ठीक है, जो लगातार रेड हो रही थी किससे? चरवाहों से, उनसे बचाने के लिए अपने नॉर्दर्न एग्रीकल्चर क्षेत्र को लगभग 2400 साल पहले चाइना के राजाओं ने इस वॉल का निर्माण करवाया। ठीक है भाई, समझ आ गया? ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा 8th खत्म होता है। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, ये जल्दी हो गया ना, इसमें समय कम लगा है ना। हु वॉज द स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल मेंटर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? यार ये सब जानते हैं आप, चाणक्य है इसका, तो फर्स्ट का सी होगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ अशोकास इंस्क्रिप्शंस वर रिटन इन विच स्क्रिप्ट? ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो यहाँ पे खरोस्ती में भी कुछ मिलते हैं, अरमाइक में भी कुछ मिलते हैं, ब्राह्मी में भी कुछ मिलते हैं, देवनागरी में नहीं मिलते हैं ज़्यादातर। तो इसका 2 का बी होगा, पर क्योंकि मोस्ट ऑफ द पूछा है। ठीक है भाई, ट्रिक है यहाँ पे। ठीक है, तो ज़्यादातर जो हैं वो ब्राह्मी में मिलता है। द स्पेशलाइज्ड ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय अशोका टू टीच धम्मा। जो धम्म को प्रोपगेट करने के लिए या पढ़ाने के लिए जो अशोका जी के द्वारा ऑफिशियल्स अपॉइंट हुए, उनको क्या कहते थे? क्या उनको अमत्यास कहते थे? नहीं। क्या उनको राजुगास कहते थे? नहीं। क्या उनको सन्निहिततास कहते थे? नहीं, वो होते थे धम्मामतास। ठीक है, धम्मामतास। कलिंगा वॉज द एंशियंट नेम फॉर। कलिंगा पुराने समय में किस चीज़ के, किस आज मॉडर्न जगह के लिए नाम था? ये कोस्टल ओडिशा के लिए नाम था, तो इसका सी आंसर होगा। व्हाट वाज द यूजुअल रेट फॉर लैंड रेवेन्यू ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड? ठीक है, यानी कि रेवेन्यू का कितना रेट हुआ करता था मौर्य डायनेस्टी के समय, वो बताना है आप लोगों को। बताइए भाई, जल्दी बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। ये 1/6 होता था भाई। कितना होता था? ये 1/6 होता था। ठीक है, याद रखिएगा। किसके समय था? मौर्यन पीरियड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 9th चैप्टर पे चलते हैं भाई, है ना। ठीक है, 9th चैप्टर पर आ जाते हैं। वाइटल विलेजेस, थ्राइविंग टाउन्स। ठीक है, महत्वपूर्ण विलेज और उभरते शहर। तो भाई आप देखते हैं कि अब लगभग 3000 साल पहले इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आयरन का यूज बढ़ता है। आयरन यूज बिगेन इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट लगभग 3000 साल पहले। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? लगभग 2500 साल पहले जो भी आयरन का मैन्युफैक्चर कर पा रहे थे, जैसे कि आयरन एक्सेस हो गए टू क्लियर फॉरेस्ट, आयरन हल हो गया, लोहे का हल हो गया और फार्मिंग के लिए, वो इलाके ज़्यादा आगे बढ़े। जो भी इन इलाकों की मैन्युफैक्चरिंग कर पा रहे थे वो इलाके आगे बढ़े, और उनका एक एग्जांपल आपको हम लोग बताएंगे आगे चल के। ठीक है, इरिगेशन टू मैक्सिमाइज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड सिक्योर हाई टैक्स रेवेन्यू, किंग्स फाउंडेड एक्सटेंसिव पब्लिक वर्क्स इंक्लूडिंग कैनाल्स। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि जब परमानेंट स्टैंडिंग आर्मीज हो गए, परमानेंट शहर बस गए, तो फिर टैक्स पे जोर देने लिया जाने लगा। तो अब जब टैक्स को मैक्सिमाइज करने के लिए, क्योंकि टैक्स ही एकमात्र ऐसा तरीका था जिससे राजा की आय बढ़ सकती थी, जिससे राजा ताकतवर हो सकता था, तो राजा का भी कुछ हक बनता था कि वो क्या करे, कि वो इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कुछ कुछ काम करे। तो उन्होंने क्या किया? कैनाल्स बनवाए, उन्होंने क्या किया? डीप वेल्स बनवाए, उन्होंने क्या किया? आर्टिफिशियल टैंक्स बनवाए, उन्होंने क्या? डैम्स बनवाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नॉर्दर्न वर्सेस साउदर्न सोशल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। तमिल रीजन में, साउदर्न रीजन में क्या था? वेल्लार होते थे। वेल्लार कौन होते? ये सीधा क्वेश्चन आया हुआ है किसी पेपर में, अभी मैं पढ़ रहा था इसको। वेल्लार कौन होते थे? वेल्दी लैंड ओनर्स होते थे।
यार सीधा मतलब ये 6th क्लास की उससे था हु आर द वेल्लार, उसमें मुझे पता है, आज भी याद है मुझे। लैंड ओनर्स था, बिग लैंड ओनर्स था, क्षेत्रियाज था, एग्रीकल्चर कम्युनिटी थी, या ट्रेडर्स थे, ऐसे थे 4 ऑप्शंस थे। ठीक है, ये कौन होते थे? लार्ज वेल्दी लैंड ओनर्स होते थे होल्डिंग हाई स्टेटस। ठीक है, फिर उजावर्स था। उजावर्स क्या था? ऑर्डिनरी प्लोमैन होते थे, ऑर्डिनरी हल चलाने वाले लोग होते थे जो कि फार्मिंग कर रहे थे। फिर कदेसियर या एडिमल का अधिमैया अडिमैया कौन होते थे? कडेसियर या अडिमई जो होते थे वो लैंडलेस लेबरर्स होते थे, लोअर स्टेटस। यार ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सवाल पूछे जाते हैं इससे आप लोगों के बुक पेपर में। वेल्लार कौन होते थे? वेल्दी लैंड ओनर्स होते थे। उजवर कौन होते थे? ऑर्डनरी हल चलाने वाले आदमी होते थे जो फार्मिंग कर रहे होते थे। और कैडेसियर और अधिमैया कौन होते थे? वो लैंडलेस लेबरर्स होते थे जो जिनका स्टेटस लोअर स्टेटस होता था। ठीक है, फिर नॉर्दर्न इंडिया की बात करते थे, ग्राम भोजकाज कौन होते थे? ग्राम भोजका कौन होते थे? ये हेरिडेटरी विलेज हेडमैन होते थे। हेरिडेटरी विलेज हेडमैन से आपका क्या मतलब है? कि बाप के बाद में बेटा जो कि चला आ रहा है, वंशागनुत चला आ रहा है, वंशागनुत इसका मतलब होता है। यूजुअली द लार्जेस्ट लैंड ओनर्स इन द विलेज हु कॉल्ड टैक्सेस, हु कलेक्टेड टैक्सेस, और द किंग एंड फंक्शन एज अ लोकल जज ऑफ द पुलिस। तो ये कौन होते थे? ग्राम भोजकास, ये हेरिडेटरी विलेज हेडमैन होते थे। इनका काम क्या होता था? ये लार्जेस्ट लैंड ओनर होते थे, ये टैक्स कलेक्ट कर रहे थे, ये जुडिशली का भी काम निभा रहे थे। तो 3 काम थे इनके ग्राम भोजकास के। ठीक है, ये ग्राम भोज का है। ठीक है, फिर होता है गृहपतिस। गृहपतिस कौन होते थे? इंडिपेंडेंट स्मॉल स्केल लैंड ओनर्स होते थे जो कि फार्मिंग कर रहे थे। गृहपतिस कौन होते थे? इंडिपेंडेंट स्मॉल स्केल लैंड ओनर्स होते थे जो कि क्या कर रहे थे? फार्मिंग कर रहे थे। 10 कामकाराज कौन होते थे? 10 कामकाराज कौन होते थे? लैंडलेस लेबरर्स होते थे। आपने वैदिक टाइम पे पढ़ा कि 10 कौन होते थे? स्लेव होते थे जो कि लैंडलेस लेबर होते थे, ज़्यादातर एग्रीकल्चर स्लेव के तौर पे काम कर रहे होते थे। हु हैड टू अर्न अ लिविंग बाय वर्किंग फील्ड्स ओन्ड बाय द अदर्स। ठीक है, जिनको दूसरों के खेत पे काम कर कर अपनी आजीविका कमानी होती थी, उन्हीं को कहते हैं हम 10 कर्मकारास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब आ जाते हैं लिटरेचर और कॉइन पे। ठीक है, लिटरेचर, कॉइन्स एंड इकोनॉमिक सेंटर्स पे। संगम लिटरेचर की बात कर लेते हैं। ठीक है, संगम लिटरेचर द अर्लीस्ट तमिल लिटरेचर है ये। संगम लिटरेचर अर्लीस्ट तमिल लिटरेचर है जिसका कंपोजिशन हुआ कंपोज एंड कंपाइल इन असेंबलीज। ठीक है, कहाँ पे कैसे कंपोज और कंपाइल हुए? ये असेंबलीज के तौर पे हुए। ठीक है, ये कहाँ पे हुए? जो संगम हुए, असेंबलीज हुई, वो कहाँ कहाँ हुई? मदुरई में लगभग 2300 साल पहले। ठीक है, मदुरई में 2300 साल पहले। ठीक है, ये याद रखना, ये जरूरी है। कहाँ? मदुरई। ये इस पे भी सीधा सवाल आता है। ठीक है भाई, ये याद रखिए आप लोग। ठीक है, पंच मार्क कॉइन्स पे आ जाते हैं। ठीक है, पंच मार्क कॉइन्स पे आ जाते हैं। ये क्या है भाई? ठीक है, अर्लीस्ट कॉइन्स हैं ये जो हमको मिलते हैं यूज्ड इन इंडिया। लगभग 500 साल पहले की बात है ये, जब से हमको पंच कॉइन्स मिलते हैं। पंच मार्क कॉइन्स होते क्या है वैसे आप अगर बताएं तो? इन पे कुछ सिंबल्स जो है पंच कर दिए जाते थे, यानी कि ऐसे मोहर के तौर पे लगा दिए जाते थे। ठीक है, ये सिल्वर या कॉपर के मेटल होते थे। ठीक है, मथुरा की बात कर लेते हैं। मथुरा सर्व्ड एज अ मेजर मल्टी फंक्शनल सेंटर ऑफ द ट्रेड एंड रिलीजन। ठीक है, जो कि कृष्णा वर्शिप के लिए बहुत फेमस थे। तो क्या थे? ये एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में काम करता है। किस चीज़ के लिए? ट्रेड यानी कि रोज व्यापार और धर्म के लिए। ठीक है, जहाँ पे कृष्ण जी की पूजा अर्चना सबसे ज़्यादा हो रही थी। बिकम अ प्रोमिनेंट सेकंड कैपिटल ऑफ कुशानास। तो कुषाण जो थे, कुषाण रूलर थे लगभग 2000 साल पहले, उनका जो सेकंड कैपिटल बना वो क्या बना? मथुरा बना। ठीक है भाई, मथुरा बना। ठीक है, ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा पोट्री वगैरह की बात कर लेते हैं, क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट मैन पर्सनस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो NBPW नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश, जो हिस्ट्री पढ़े हैं उन सबको ये सब नाम पता होगा। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश क्या होते थे कि जो पॉटरीज होती थी उन पर जिस तरह का कलर यूज हो रहा था, जिस तरह का कलर कॉम्बिनेशन यूज हो रहा था, उनके आधार पर इनको नाम दे दिया गया और उन्हीं के आधार पर इनका टाइम जो है मार्क कर दिया गया। हार्ड हाई क्वालिटी जेट ब्लैक पॉटरी विद अ फाइन मिरर लाइक सरफेस ग्लॉस। ठीक है, वाइडली ट्रेडेड अक्रॉस टाउन्स। ठीक है, तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वॉर जो क्या होते थे, हार्ड हाई क्वालिटी के होते थे, जेट ब्लैक पॉटरी होती थी, फाइन मिरर के जैसा इनका सरफेस होता था, ग्लॉसी। ठीक है, जो कि वाइडली अक्रॉस द टाउन ट्रेड किए जाते थे। श्रेणीज क्या होते थे? श्रेणीज क्या होते थे भाई? श्रेणीज स्पेशलाइज्ड एसोसिएशन थे। किस चीज़ के स्पेशलाइजेशन एसोसिएशन थे? ठीक है, ये क्राफ्ट्समैन और मर्चेंट्स के जो गण होते थे या जो संघ होते थे, जो उनकी एसोसिएशंस होती थी, उन्हीं को कहते थे श्रेणीज। दे प्रोवाइडेड टेक्निकल,
ठीक है। इनका काम क्या होता था, टेक्निकल ट्रेनिंग देते थे किनको, प्रोक्योर्ड रॉ मटेरियल्स, रेगुलेटेड क्वालिटी एंड फंक्शन एज अर्ली बैंक्स विच रिच पीपल डिपॉजिट मनी। तो जो ट्रेडर्स होते थे, जो नए लोग होते थे, उनको ये टेक्निकल ट्रेनिंग देते थे, ये रॉ मटेरियल उपलब्ध कराते थे, ये रेगुलेट करते थे क्वालिटी को, और ये बैंक के तौर पे भी काम करते थे। कई श्रेणीज का तो यहाँ तक जिक्र आता है कि उन्होंने राजाओं महाराजाओं को लोन दिया है, ठीक है। अ क्लोजर लुक, अरिकमेडु क्या होता था, अरिकमेडु पढ़ना है भाई। ये कोस्टल सेटलमेंट था, एंशिएंट पोर्ट सिटी था इन पोंडिचेरी, ठीक है भाई। इस पर सीधा सवाल आता है, ये फेवरेट टॉपिक है भाई, किसी भी एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है अरिकमेडु, ठीक है। ट्रेड एविडेंस यहाँ से मिलते हैं। आर्कियोलॉजिकल एग्जीक्यूशन अनरील्ड एक्सटेंसिव मेडिटेरियन ट्रेड। तो अरिकमेडु की अगर बात करें तो जो पुडुचेरी में था, एंशिएंट पोर्ट सिटी था, यहाँ से हमको क्या मिलता है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं मेडिटेरियन ट्रेड के, ठीक है। तो रोमन ग्लास, डबल हैंडल्ड एम्फोरे, वाइन ऑयल जार्स, ये इस पे भी सीधा सवाल आता है भाई, ठीक है, ठीक है। ये एक ऐसा जार होता था जिसमें शराब या ऑलिव ऑयल भर के जो बेचा जाता था, उन्हीं को कहते थे एम्फोरे, ठीक है। जिसपे स्टाम्प भी होता था, रेड ग्लेज्ड पोट्री होते थे, एरिटेन वॉर फ्रॉम इटली होते थे, ठीक है। इस पे भी सीधा सवाल आता है भाई एरिटेन का, ठीक है। ये पढ़ लो क्या होते थे ये एक तरह से इटली से आया हुआ एक पोट्री थी, ठीक है, जो रेड कलर की होती थी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 9th चैप्टर भी क्लोज होता है। यही उसमें काम के फैक्ट थे दोस्तों, है ना। मैंने कोशिश की सारे फैक्ट आप लोगों के लिए इनकलकेट कर लेने की, और उसी के आधार पर ये टेक्स्ट उपलब्ध कराया आप लोगों को, ठीक है। तो तमिल रीजन लैंडलेस लेबरर्स वॉज नॉन, देखा आ गया ना क्वेश्चन, लैंडलेस लेबर्स, और ये प्रीवियस क्वेश्चन हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो बताइए भाई किसको कहते थे लैंडलेस लेबरर्स, ठीक है। इसको तो आप समझ गए, जो बड़े लैंड ओनर्स थे उनको कहते थे। इसको क्या कहते थे, ठीक है, बताइए भाई इसको क्या कहते थे। तो करेसियार और अरिमैयई को कहते थे लैंडलेस लेबर, ठीक है। और ग्राम भोजकास आपको पता ही है, ठीक है। द अर्लीस्ट कॉइन्स इन इंडिया यूज्ड फॉर अबाउट 500 ईयर्स अगो, जो 500 साल पहले अर्लीस्ट कॉइन इंडिया में यूज हुए उनको क्या कहते थे, उनको पंचमार्क कॉइन्स कहते थे। पंचमार्क कॉइन्स क्या होते थे आप लोगों को बता दिया मैंने कि कॉपर और बाकी के जो मटेरियल्स के जो कॉइन बनते थे उन पे एक पंच की तरह की एक मोहर पंच कर दी जाती थी, मोहर लगा दी जाती थी, उसी को पंचमार्क कॉइन्स कहते थे। मथुरा वाज अ सेंटर ऑफ वर्शिप फॉर विच डेटी, मथुरा किस देवता की पूजा के लिए फेमस है, तो लॉर्ड कृष्णा इसका सवाल, ठीक है, ठीक है भाई। द एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट्स एंड आर्टिजन्स ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड वाज नोन एज, जो एसोसिएशन थी मर्चेंट्स की और आर्टिजन्स की, वो किस नाम से जानी जाती थी एंशिएंट पीरियड में, वो श्रेणी थी यार, अभी आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है। एरिटाइन वेयर, आगे ना सवाल, ठीक है। एरिटाइन वेयर फाउंड एट अरिकमेडु ओरिजिनली केम फ्रॉम, ठीक है, अभी पढ़ा आपने, इटली से आता था, 5th का भी हो जाएगा इसलिए। चलो थोड़ा जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं ना, 10th चैप्टर का आ जाता है, ठीक है भाई, ठीक है। ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स, ठीक है, यानी कि व्यापारी, राजा और पिलग्रिम्स, ठीक है। सॉरी गाइस। फाइन पोर्ट्री लाइक NBPW मूव्ड सीमलेसली अक्रॉस डिस्टेंट नेटवर्क। साउथ इंडिया वाज फेम्ड ग्लोबली विद लग्जरियस गुड्स लाइक गोल्ड, प्रीशियस स्टोन्स एंड हाई ग्रेड पेपर विच वाज हाईली प्राइज्ड इन रोमन एम्पायर। तो ये कह रहा है कि एविडेंस हमको अगर जब देखने की मिलते हैं तो हमको रोमन से ब्लैक गोल्ड के तौर पे पेपर का मिलता है, जो कहाँ से आ रहा था, साउथ इंडिया से आ रहा था, ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये जो NBPW जो पोट्री है ये कहाँ से मिलता है, इसका ओरिजिन कैसा हुआ, ये कैसी दिखती है, इसके आधार पे हम इसको पूरी दुनिया में ट्रैक कर सकते हैं। तो इसी के आधार पे हम ये पाते हैं कि पूरी दुनिया में घूम रहा था, इसमें हम साउथ इंडिया की लग्जरियस गुड जो है जैसे गोल्ड हो गया, प्रीशियस स्टोन्स हो गया, ठीक है, हाई ग्रेड पेपर हो गया, तो ये हमको हर सारी दुनिया से मिलते हैं, इसीलिए हम NBPW की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, जिसके आधार पर हम इस सब सारी चीज़ों को ट्रैक कर रहे होते थे, ठीक है। मूवेंदर क्या होता था भाई, मूवेंदर क्या होते थे, ये तमिल शब्द से लिया गया है जिसका मतलब है 3 चीफ्स, ठीक है, तमिल शब्द से लिया गया है जिसका मतलब है 3 चीफ्स, यानी कि 3 चीफ, ठीक है, यूज टू डिस्क्राइब द रूलिंग हेड्स ऑफ 3 पावरफुल साउदर्न डायनेस्टीज। तो जो चोला थे, चेराज थे और पंड्याज थे, इनके जो हेडमैन थे उनको हम मूवेंदर कहते थे, यानी 3 चीफ्स कहते थे। दी मैनेज्ड इंपॉर्टेंट पोर्ट्स
ठीक है। फॉर इंटरनल सेंटर सच एज पुहार एंड मदुरई। यार देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो मूवेंदर किनको कहते थे? चोला, चेरा और पांड्यास के चीफ्स को। ये क्या करते थे? पुहार और मदुरई जैसे पोर्ट्स को मैनेज कर रहे होते थे। अब सिल्क रूट की बात कर लेते हैं। ए वैल्यूबल एंशियंट ट्रेड रूट था कनेक्टिंग चाइना विद द वेस्ट। चाइना को वेस्ट से कनेक्ट करने के सिल्क रूट कहते थे। जहाँ से सिल्क की व्यापार होता था उसी को सिल्क रूट का नाम दे देगा। ये जो कुषाण रूलर थे लगभग 2000 साल पहले जो हुए, इनके द्वारा कंट्रोल्ड और प्रोटेक्टेड था। ये इंपॉर्टेंट है भाई, कंटेम्प्रेरी क्वेश्चंस में आ जाता है, मिलान में आ जाता है। सिल्क रूट के वक्त में कौन राजा थे? कुषाण थे। किनके द्वारा प्रोटेक्टेड था? कुषाण थे। ठीक है। वो कलेक्टेड एंड रिच ट्रांसपेरेंट टैक्सेस, जो यहाँ से टैक्स ले रहे थे। सोचो ये बहुत सबसे बिजीएस्ट रूट्स में से एक था, तो यहाँ से अगर टैक्स ले रहे थे तो कितने रिच रहे होंगे कुषाण, समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है, ठीक है। अब आ जाते हैं बुद्धिज़्म की बात कर लेते हैं। तो हमने पहले बुद्धिज़्म का थोड़ा सा इमरजेंस पढ़ा, क्या होता था, कैसे होता था, क्या संघ होते थे, किसने फाउंड किया, कहाँ से आए थे, वो पढ़ा। अब हम थोड़ा सा और एक्सटेंसिव थोड़ा डिवीजन पढ़ लेते हैं। महायाना बुद्धिज़्म की बात कर लेते हैं। अ न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म इमर्ज ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है। तो जो महायाना बुद्धिज़्म था वो ब्यूटीफुल स्टोन स्टेचू ऑफ बुद्धा बनाता था और उनकी पूजा करता था। ठीक है। और ये बुद्धिज्म बुद्धा की, एक सेकेंड गई, लॉर्ड बुद्ध की तो बड़ी बड़ी स्टोन की मूर्तियां बनाता ही था। साथ में ये जो बोधिसत्व थे, बोधिसत्व कौन होते थे? जो कि बुद्ध धर्म को फॉलो करते थे और इनलाइटन हो गए थे, उन्हीं को बोधिसत्व कहते हैं। तो इनकी भी डिवोशन की बात करता है, इनके लिए भी आराधना पूजा की बात करता है ये। ठीक है। बुद्धिज्म। कनिष्क कौन थे? द मोस्ट सेलिब्रेटेड कुषाण रूलर थे ये। मैंने अभी बताया जो जो सिल्क रूट को कंट्रोल करते थे वो होते थे कुषाण, और कुषाण का भी सबसे प्रमुख जो राजा हुआ वो थे कनिष्क। ऑर्गेनाइज अ मेजर बुद्धिस्ट काउंसिल वियर स्कॉलर्स मेट टू डिस्कस। इन्होंने एक मेजर बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज की। ठीक है। जहाँ पे डिवाइड हो गया ये मामला। ठीक है। पिलग्रिम्स की बात कर लेते हैं। तो फेमस चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क कौन थे? फाजियान थे, जुआन जेंग थे, आई जिंग थे, आई किंग थे। ठीक है। इन्होंने लगभग बहुत लंबी समुद्र की जर्नी, डेंजरस जो ज़मीन भूमिगत जर्नी थी वो की, और इंडिया में विजिट करने वाले पहले लोगों में से बनते हैं। ठीक है। नालंदा मोनेस्ट्री में आई है और रहे यहाँ पे। ठीक है। अब भक्ति मूवमेंट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है। बिगिनिंग ऑफ भक्ति, बिगिनिंग ऑफ भक्ति मूवमेंट। ठीक है। बिगिनिंग ऑफ भक्ति, अ शिफ्ट इन रिलीजियस प्रैक्टिस टुवर्ड्स भक्ति। ठीक है। ये समय था, ये वो समय था जब दुनिया जो है भक्ति मूवमेंट की तरफ मुड़ रही थी। डिफाइंड एज ए पर्सनस इंडिविजुअल डिवोशन टू अ चोजन डेटी। इसमें क्या होता था कि इंसान अपने एक देवता चुनते थे और उनके प्रति भक्ति में डूब जाते थे, जैसे शिवा हो गए, विष्णु हो गए, दुर्गा हो गई। ठीक है। तो प्योर लव की बात होती है यहाँ पे। ठीक है। एक्सपेंसिव सेक्रीफाइसेस और नॉलेज सिस्टम। ठीक है। तो जो एक्सपेंसिव सेक्रीफाइस और नॉलेज सिस्टम था, जो बड़े बड़े यज्ञ हो रहे थे, उनके मुकाबले यहाँ पे प्योर लव की बात हो रही थी, जो डायरेक्ट इंडिविजुअल टू गॉड था, गॉड कनेक्शन था भाई। ठीक है। तो यही भक्ति मूवमेंट को खास बनाता है। तो ये हो गया हमारा 10th चैप्टर। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है। ठीक है। तो विच स्पाइसी वॉज नॉन एज ब्लैक गोल्ड। ठीक है। कौन सा वो एक ऐसा मतलब मसाला था जिसको ब्लैक गोल्ड के तौर पर जाना जाता है? वो पेपर था। वो क्या था? पेपर। हु वॉज द मोस्ट फेमस कुषाण रूलर? कनिष्क था भाई, आप सबको पता, ये अभी पढ़ा है आप लोगों ने। आप बताइएगा ये बताइए। ठीक है। द बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, बुद्ध चरिता वॉज रिटर्न बाय, ये बताइए आप किसने लिखा है? ठीक है। ये एक डिफ़िकल्ट सवाल है, बताइए जल्दी बताइए। हालांकि आंसर आप लोगों की स्क्रीन पे ही है। तो ये अशोक घोष लिखा है, 3rd का भी है। द मूवेंदर रेफर्स टू 3 चीफ्स ऑफ विच डायनेस्टीज, ये बताइए, देखते हैं आपको कितना याद रहा। अरे भाई बताया नहीं था, चोला, चेरा और पांड्या। ठीक है। ठीक है। जुआन जेंग द चाइनीज पिलग्रिम स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एट विच मोनेस्ट्री? तो नालंदा अभी पढ़ाया आपको, 5th का सी ये है। ठीक है भाई।
रिवीजन हो रहा है ना, अच्छा हो रहा है ना रिवीजन, मज़ा आ रहा है ना भाई। 11th चैप्टर पे आ जाता है, ये हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है भाई। ठीक है, कितना टाइम हो गया, लेट मी चेक। 49 यार, ख़त्म कर लेंगे इसको, मतलब अगले 15-20 मिनट में मुझे लगता है। ठीक ठीक, आ जाते हैं न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स की बात करते हैं। प्रस्ती की बात कर लेते हैं। प्रस्ती क्या होता था? संस्कृत टर्म मीनिंग इन प्रेज। देखिए जैसे हरिसेन लिखते हैं, ठीक। अ फेमस प्रस्ती फॉर द गुप्ता एम्पर समुद्रगुप्त वाज कंपोज्ड बाय हिज कोर्ट पोएट हरिसेन। ठीक है। अशोकन पिलर इंस्क्राइब ऑन द अशोकन पिलर एट द इलाहाबाद, ये ध्यान रखना है। तो हरिसेन की प्रयाग प्रस्ती आप सबने पढ़ा होगा, वो किसके द्वारा, किसकी के लिए कंपोज की गई? समुद्रगुप्त के लिए। तो समुद्रगुप्त कौन थे? गुप्ता रूलर थे। तो ये कहाँ पे इंस्क्राइब्ड है? ये एक अशोकन पिलर पे है। वो अशोकन पिलर कहाँ पे है? वो इलाहाबाद में है। ठीक है। पॉलिसीज, हरिसेना डिस्क्राइब समुद्रगुप्ता स्मार्ट मिलिट्री स्ट्रेटजीज, ही कम्प्लीटली अपरूटेड रूलर ऑफ आर्यवर्ता। ठीक है। हरिसेन के अकॉर्डिंग समुद्रगुप्त इतने स्मार्ट एक मिलिट्री कमांडर और स्ट्रेटजिस्ट थे कि उन्होंने नॉर्दर्न इंडिया के सारे जो रूलर थे, जिनको आर्यवर्ता कहते हैं, उनके सभी को अनेक्स किया और उनको जीत लिया। बट वाइजली अलाउड द रूलर्स ऑफ दक्षिण पता, और वो बताते हैं कि दक्षिण पथ साउदर्न इंडिया के जो रूलर्स थे उनको जीता, बट उनको जो है अपना राज खुद करने दिया, मतलब इनडायरेक्ट रूल किया। टू रूल देयर किंगडम्स अगेन आफ्टर दे सरेंडर टू हिज पावर। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। अब हर्षवर्धन पढ़ लेते हैं थोड़ा। हर्षवर्धन एंड हर्षचरित्रा। ठीक है। बायोग्राफी, किंग हर्षवर्धन रूल्ड नियरली 1400 ईयर्स एगो। जो हर्ष हुए, हर्ष ने कब शासन किया? 1400 साल पहले किया। हिज कोर्ट पोइट कौन थे? बाणभट्ट थे। ठीक है, बाणभट्ट जी थे। ठीक है। जो उनकी बायोग्राफी लिखते हैं हर्षचरित्र में, वो संस्कृत में थी, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ये सबको याद है कि बाणभट्ट ने हर्षचरित्र लिखी, लगभग 14 साल पहले हर्षवर्धन रूल कर रहे थे, पर किस भाषा में लिखी गई? वो संस्कृत में लिखी गई। ठीक है। मिलिट्री चेक की बात कर लेते हैं। हालांकि हर्ष जो है नॉर्थ इंडिया में सक्सेसफुल रहे, बट दक्कन में जाके वो रोक दिए गए, दक्कन में वो हार गए। नर्मदा रिवर पे पावरफुल एक चालुक्य राजा थे जिनका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन सेकंड ने उनको हराया। कहाँ पे हराया? नर्मदा रिवर के तट पे। कौन से का किसके राजा थे? चालुक्य के राजा थे। कहाँ इनका जो विजय रथ रोक दिया गया? वो दक्कन में रोक दिया गया। साउदर्न किंग्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, पालवाज एंड चालुक्याज की अगर बात कर लेते हैं तो पालवाज हैड पावर विद देयर कैपिटल एट कांचीपुरम। पालवाज की जो कैपिटल है वो कहाँ पे है भाई? वो कांचीपुरम में है। किन की है ये? पल्लवाज की है। यार देखो ये एक एक दो लाइन ही मिलेगा बस। वाइल द चालुक्याज वर सेंटर्ड अराउंड द रिच ट्रेडिंग सिटी ऑफ अहीहोल। ठीक है, तो ये लिख लीजिए आप, है ना। अहीहोल में थे। कौन थे अहीहोल में? चालुक्या। देखो ये एक बार में याद नहीं होंगे, बार बार रिवाइज करने होंगे। द फेमस पोएट रवि कीर्ति कंपोज द प्रस्ती डिटेलिंग विक्ट्रीज ऑफ पुलकेशिन द्वितीय। अब आप देखिए, जो ये कोर्ट पोएट्स होते थे वो इतने बायस होते थे कि उन्होंने बताया कि हर्ष ने पूरा नॉर्थ के आर्यवर्त को हरा दिया, बट ये नहीं बताया कि डेक्कन में जाके हार गए थे। तो रवि कीर्ति की जो एक फेमस पोइट बुक है उसमें हमको मिलता है, जो उन्होंने प्रस्ती की पुलकेशिन द्वितीय ने राजा हर्ष को हरा दिया था। ठीक है। तो गुप्ता एरा में जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको देख लेते हैं। ठीक है। तो गुप्ता का जो बड़ा एम्पायर था वो भुक्तीज में डिवाइडेड था। ये भुक्तीज क्या होते थे? प्रोविंसेस होते थे। क्या होते थे भाई? प्रोविंसेस होते थे। ठीक है। प्रोविंसेस क्या आज के वक्त में सब डिवीजन समझ लीजिए आप इनको, अनुमंडल समझ लीजिए आप इनको। ठीक है। विच वर फर्दर सब डिवाइडेड इंटू डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट्स को क्या कहते थे? विस्याज कहते थे। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट्स को क्या कहते थे? विस्याज कहते थे। तो विस्याज क्या हुए? डिस्ट्रिक्ट्स हुए। ठीक है भाई। एंड विलेज लेवल पे तो 3 लेवल पे हुआ। पहले पे भुक्ती हुआ जो कि प्रोविंस हुए। ठीक है। दूसरे पे क्या हुए? विस्याज हुए जो कि डिस्ट्रिक्ट हुए। ओहो सॉरी गाइस, सॉरी। ठीक ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे, ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट, है ना। ठीक है।
आप लैंड ग्रांट्स की अगर बात कर लें तो ठीक है, लैंड ग्रांट्स की अगर बात करें, किंग्स इंक्रीजिंगली ग्रांटेड विलेजेस एंड लैंड्स टू ब्राह्मण्स। तो लैंड ग्रांट्स को हम देखते हैं कि जो राजा महाराजा थे वो जो यज्ञ हो रहे थे उनके उपज में ब्राह्मणों को बड़ी बड़ी ज़मीनें दान में दे रहे थे। ठीक है, और इस वक्त में हम मंदिरों को भी दान दक्षिणा की परंपरा देखते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ वो मंदिरों और ब्राह्मणों को टैक्स कलेक्ट करने की भी जो दक्षिणा दे रहे थे कि ये ज़मीन आपको दे दी हमने, मान लीजिए 45 एकर्स ऑफ लैंड हम आपको गिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ से आप टैक्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, साउथ इंडियन असेंबलीज़ की अगर बात कर लें तो साउदर्न इंडिया में सभा हुआ करता था। ये सभा कैसी थी? ब्राह्मण और लैंड ऑनर्स की एक सभा होती थी जिसको सभा कहते थे। ठीक है, उर की बात कर लेते हैं। उर क्या होता था? विलेज असेंबली होती थी और नॉन ब्राह्मण लोग होते थे यहाँ पे। फिर एक नाग्राम होते थे। नाग्राम क्या होते थे? नाग्राम क्या होते थे? अर्बन मर्चेंट्स होते थे। तो 3 तरह की चीज़ें देखते हैं साउदर्न इंडिया में हम। एक सभा होती थी जो कि ब्राह्मण और लैंड ऑनर्स की थी। फिर विलेज लेवल पे एक उर थी। उर को क्या कहते थे? नॉन ब्राह्मण और लैंड होल्डर्स की एक विलेज लेवल की असेंबली थी। फिर नगराम देखते हैं। नगराम क्या था? अर्बन मर्चेंट्स की एक ऑर्गेनाइजेशन थी भाई। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस को देख लेते हैं भाई। ठीक है, चैप्टर 11 के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त? बताइए भाई, समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट कौन थे? आप लोग बहुत अच्छे से डिस्कस इसको करके आए हैं, बता देना चाहिए। ठीक है, तो इसका जवाब था हरिसेन। द बायोग्राफी ऑफ किंग हर्ष। किंग हर्ष की जो बायोग्राफी है वो किसने लिखी? हर्ष चरित्र किसने लिखी है भाई? बताइए इसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कहीं ना कहीं पे आए हुए हैं, आप लोगों को इनको बहुत सीरियसली लेके करना चाहिए। ठीक है, बताइए, जल्दी बताइए भाई, हर्ष चरित्र किसने लिखी है? बाणभट्ट ने लिखी है यार, बचपन से हम इसको पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय वाज अ फेमस रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? बताइए भाई, इन्होंने हराया था किसको? हरिसेन को, सॉरी इसको हर्षा को, राजा हर्ष को। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय का बताइए भाई। अरे भाई अभी नहीं पढ़े हो? चालुक्य। ठीक है, चालुक्य हो गया। असेंबली ऑफ ब्राह्मण क्या कहते थे? बताओ भाई, असेंबली ऑफ ब्राह्मण क्या कहलाती थी? अरे सभा कहलाती थी ना भाई। उर तो विलेज लेवल की थी। नगरम क्या था? जो नगर के मर्चेंट्स की थी। शेरनी क्या थी? जो ट्रेडर्स की एसोसिएशन थी। विच गुप्ता रूलर यूज द ग्रांड टाइटल महाराजा धीराज फर्स्ट? बताइए भाई, किसने ये टाइटल यूज किया? एक अलग क्वेश्चन है, आप हमारे हर क्वेश्चन सेट में पाएंगे कि जो चैप्टर में पढ़ाएंगे उससे भी अलग क्वेश्चन होता है। तो महाराजा अधिराज की जो सबसे पहले उपाधि ली गई वो चंद्रगुप्त के द्वारा ली गई। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 11 चैप्टर हो गए। अब हम चलते हैं अपने आखिरी चैप्टर की तरफ। ठीक है, बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स, ये पढ़ना है अब हमको। ठीक है, आयरन पिलर एट मेहरौली की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये दिल्ली में है, आप जानते हैं। ये 7.2 मीटर्स हाई आयरन पिलर है। लगभग 1500 साल पहले बनाया गया है, गुप्ता पीरियड के दौरान। ठीक है, आप देखिए कि आयरन पिलर है, खुले ऑक्सीजन, बारिश, पानी सब के टच में है, बट आज भी ऐसा ही है। ठीक है, ये देखो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, ये रस्ट नहीं हुआ है, इसको जंग नहीं लगा है आज तक भी। ठीक है, तो देख लगते हैं कि किस तरह की वहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी उस वक्त में हुआ करती थी कि लगभग 1500 साल पहले एक आयरन पिलर बना था, वो आज भी ऐसा ही खड़ा है। ठीक है, तो मेटलर्जिक स्किल्स आप देखिए। बिल्डिंग्स इन ब्रिक्स एंड स्टोन, स्तूपा। ठीक है, स्तूपा की बात करें, लिटरल मीन्स इसका होता था माउंड। माउंड मतलब एक टीला होता है। ठीक है, ठीक है, सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है ये। ठीक है, एक सेमी स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, स्मॉल रेलिक्स कैस्केट इन एब्सोल्यूट सेंटर। ठीक है, एब्सोल्यूट सेंटर। ठीक है, होल्डिंग फिजिकल रिमेन्स और आइटम्स यूज बाय द बुद्धा। ठीक है, तो स्तूपा का अगर लिटरल मीनिंग देखें तो माउंड मिलता है, इसमें एक कैस्केट टाइप के रेलिक्स होते थे। ठीक है, और उसके अलावा एक सेंटर में जिसको गर्भगृह कहते हैं वो होता है, और उसके अलावा जो बुद्धा के जो अवशेष हैं, जो किसी भी रूप में बचे हुए अवशेष हैं, उन्हीं को गर्भगृह में स्थापित करके उनकी पूजा अर्चना की जाती थी। ठीक है, हिंदू टेम्पल्स की अगर आप बात करें, ठीक है, तो ये
इसकी अगर सबसे पहले अगर बात करते हैं तो इसमें गर्भगृह होते हैं, ठीक है, जो कि सेक्रेड सेंट्रल रूम होते हैं, जहाँ पे किसी को जो वहाँ का पुजारी होता है उसके अलावा किसी और को जाने की इजाज़त नहीं होती थी, ठीक है। फिर उसके अलावा शिखर देखने को मिलता है, ये एक टाल टावर होता था जो कि मंदिर के ऊपर होता था। इसमें अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये मैन बॉडी हो गई, उसके ऊपर सबसे ऊपर शिखर होता था, ठीक है। और एक और कनेक्शन होता था, ये डायरेक्ट इसका जो कनेक्शन माना जाता है, ये माना जाता है कि स्पिरिचुअल कोई इनके ऊपर से लाइटनिंग का कनेक्शन था, इसीलिए जो शिखर होता था वो डायरेक्ट गर्भगृह के ऊपर होता था, ठीक है। सॉरी गाइस, ठीक है, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आर्ट एंड लिटरेचर की अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है, आर्ट पेंटिंग्स एट अजंता देख लेते हैं। अजंता में जो पाई गई पेंटिंग्स उनको देख लेते हैं। यार 6th क्लास की एनसीईआरटी है तो यहाँ पे मुख्य मुख्य जो चीज़ें वही डिस्कस की गई हैं। केव्स कट आउट एट हिल साइड्स वर ब्यूटीफुली डेकोरेटेड विद बुद्धिस्ट पेंटिंग्स। तो ये जो केव्स हैं हिल साइड्स के से काट दी गई हैं। आर्टिस्ट यूज नेचुरल ड्यूरेबल कलर्स मेड फ्रॉम लोकल प्लांट्स एंड मिनरल्स, ठीक है। ये है रिमेन सरप्राइजिंगली ब्राइट इन इवन टुडे द वर्ल्ड ऑफ बुक्स, ठीक है। अब बुक्स की बात कर लेते हैं। फेमस लिटरेरी वर्क्स इंक्लूड तमिल का एक फेमस लिटरेचर हमको देखने को मिलता है जिसका हम शिलापदिक्रम कहते हैं। ये क्या है? रिटन बाय पोएट इलांगो। ये बहुत पूछा जाता है। शिलापदिक्रम जो है इलांगो के द्वारा लिखा गया है। टेलिंग द स्टोरी ऑफ कोवलम एंड कनग्गी। भाई यार सॉरी, मतलब थोड़ा प्रोनाउंसिएशन को माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि ये साउदर्न हिस्ट्री है, इसकी प्रोनाउंसिएशन हर किसी से नहीं हो पाती है। मुझसे तो क्या ऐसे लोगों से नहीं हो पाती है जो इस फील्ड में 20-30 साल से लगे हुए हैं। मणिमक्कई की बात कर लेते हैं। मणिमक्कई किसके द्वारा? सतनार के द्वारा कंपोज की गई है। एडिशनली द पुराणास की बात कर लेते हैं। सेक्रेड स्टोरीज अबाउट द गॉड्स एंड गॉडेसेस है, ठीक है। कंपाइल्ड इन सिंपल एक्सेसिबल संस्कृत वर्ड्स हैं। तो मैंने कहा कि हिंदू धर्म को आसान बनाने के लिए लगातार उपनिषद और पुराना जैसी जो है कृतियाँ लिखी जा रही हैं, उन्हीं का वो है। तो अब एक बार रिवाइज करा लेते हैं। सो शिलापदिक्रम किसने लिखा है? इलांगो ने लिखा है। तो उसके अलावा मणिमक्कई किसने लिखा है? सतनार ने लिखा है। पुराणास जो हैं वो संस्कृत को आसान भाषा में बनाने के लिए लिखा गया है, ठीक है। फिर आर्यभट्टा की बात कर लेते हैं। आर्यभट्ट ने कौन सी बुक लिखी है? ये फेमस एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने अपनी ट्रिटीज़ को संस्कृत में लिखा है। ये आपको याद रखना है। स्टेटेड साइंटिफिकली द डे एंड नाइट आर कोज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। तो इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया कि जो दिन और रात हैं वो किस वजह से होते हैं? अर्थ के अपने एक्सिस पे रोटेशन की वजह से होते हैं। तो ये आर्यभट्ट ने बताया, ठीक है। उसके बाद में गिव अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर सोलर लूनार इक्लिप्स। उसके अलावा जो लॉजिकल एक तथ्यात्मक एक कारण दिया किसके लिए? सोलर, चंद्रमा और सूरज के ग्रहण के लिए, वो भी किन्होंने दिया? वो आर्यभट्ट ने दिया। कैलकुलेटेड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्ली सर्कल, ठीक है। तो जो सर्कल होता है उसकी त्रिया को मापने का काम भी जो है आर्यभट्ट जी करते हैं। एक्यूरेटली एट द मॉडर्न मैथमेटिकल फॉर्मूलाज, जो कि आज तक फॉलो होता है, ठीक है। फिर आयुर्वेद की बात कर लेते हैं, ठीक है। आयुर्वेद की बात कर लेते हैं फिर भाई, ठीक है। आयुर्वेद की बात करते हैं तो ये एंशियंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन का डेवलप्ड एक्सटेंसिवली बाय लीजेंडरी फिजिशियन लाइक चारका। मैंने आपको पहले बताया चारका पर सीधे सवाल आते हैं। सुश्रुता, ठीक है, ठीक है, जिनको चारक संहिता के लिए फेमस है। फ्रेंड फॉर सर्जिकल टेक्निक इन सुश्रुता संहिता, ठीक है। तो सर्जिकल के लिए कौन फेमस है? सुश्रुता। और चारका किसके लिए फेमस है? ये मेडिसिन से रिलेटेड चीज़ों के लिए फेमस है। इन्वेंशन ऑफ द पेपर, ठीक है। अगर दूसरी दुनिया की बात करें तो चाइना में हम लगभग 1900 साल पहले देखते हैं कि कोर्ट ऑफिशियल्स नेम काई लुन, ठीक है, कोर्ट ऑफिशियल थे काई लुन। ही डेवलप ए मेथड ऑफ बीटिंग प्लांट फाइबर्स, जो कि प्लांट के फाइबर्स को पीट के बार्क, रेक्स और हेम्प को पल्प में इन्होंने बदला। फिर उसी को प्रेशराइज करके लिक्विड में बदला। उसके बाद में इन्होंने सीड्स का निर्माण किया जो आगे चल के एक पेपर का रूप ले लेते हैं। तो हमारे आखिरी चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स में आपको करा देता हूँ, ठीक है। वेयर इज द फेमस नॉन रस्टिंग आयरन पिलर लोकेटेड?
तो आयरन पिलर जो है वो कहाँ पे है बताइए भाई। महरौली दिल्ली है ना, ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ आप लोगों का। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिंदू टेम्पल वेयर द डेटी इज इमेज इज प्लेस्ड। हिंदू जो टेम्पल्स होते हैं, मंदिर होते हैं, उनका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा है जहाँ पे भगवान की मूर्ति को स्थापित किया जाता है, वो क्या कहलाता है बताइए। फर्स्ट का बी हो गया, टू का सी होगा, गर्भगृह होगा, गर्भगृह होगा वो। हु इज़ द ऑथर ऑफ तमिल एपिक शिलापिकद्रम, ये बताइए भाई। सॉरी यार, प्रोनाउंसिएशन के लिए एकदम माफ कर देना। शिलापिकद्रम के लेखक कौन है बताइए, अभी पढ़ा है आप लोगों ने, इसके इलानी को है। ठीक है। आर्यभट्ट स्टेटेड दैट द डे एंड नाइट वर कॉज्ड बाय, आर्यभट्ट के अनुसार दिन और रात कैसे होते हैं, क्यों होते हैं। ठीक है। रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है, इसके कारण होता है। थर्ड का, फोर्थ का भी हो गया। ठीक है। पेपर वॉज इन्वेंटेड इन चाइना अबाउट 19 ईयर्स एगो बाय, ठीक है, एक ऑफिसर थे काई लुन, इनके द्वारा बनाया गया। तो फिफ्थ का बी होगा। ठीक है। तो ये आज की हमारी क्लास थी जिसमें हमने पूरी 6th क्लास के एनसीईआरटी को पढ़ लिया है। अब हम आगे देखेंगे कि 7th क्लास की जब एनसीईआरटी शुरू कर रहे होंगे, ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को कल से बताना शुरू करूँगा या कल से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग अपना फीडबैक दीजिए कैसा लग रहा है, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं इसमें। और जो ये 5 क्वेश्चंस हैं यार, इनको ज़रूर लगाइए और अपना अगर कोई नोटबुक वगैरह बना रखा है तो वहाँ पे ज़रूर लिखिए। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में, तभी यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है गाइस, तो हमसे जुड़ने के लिए, और बीच बीच में यार थोड़ी थोड़ी चीज़ें हो रही हैं उनके लिए आई एम सॉरी, हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हम पे ट्रस्ट दिखा रहे हैं, तो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे। ठीक, चलिए।